हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 13 जून 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो केरल सरकार की प्रियदर्शनी योजना से संबंधित है। तो केरल मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने वाली प्रियदर्शनी योजना को मंजूरी दे दी है। ये योजना 15 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी और इस योजना के तहत सभी आयु वर्ग और सभी आय स्तरों की जो महिलाएं हैं उनको मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होंगे उनको भी इस योजना के दायरे में शामिल किया गया है। और इस योजना के पहले चरण में केवल केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण श्रेणी की जो बस सेवाएं होंगी उसमें मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। तो पहले चरण में प्राइवेट वगैरह बस जो होते हैं उसमें ये सुविधा अवेलेबल नहीं होगी। सिर्फ केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की जो साधारण श्रेणी की बसें होती हैं उसमें ही ये सुविधा उपलब्ध होगी। और सरकार ने योजना को प्रारंभिक रूप से 100 दिनों के परीक्षण आधार पर लागू करने का निर्णय किया है। तो 100 दिन के ट्रायल पे इसको लागू किया गया है प्रियदर्शनी योजना को केरल सरकार के द्वारा महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा जारी एक अध्ययन से संबंधित है। तो इस अध्ययन में भारत के 4 प्रमुख महानगरों बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई, इन चारों को दुनिया के शीर्ष 50 ऐसे शहरी केंद्रों में शामिल किया गया है जो गंभीर ताप जोखिम यानी कि हीट रिस्क का सामना कर रहे हैं। और ये अध्ययन कहाँ प्रकाशित हुआ? तो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड सोसाइटीज़ नामक जो अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका है उसमें इस अध्ययन को प्रकाशित किया गया। अध्ययन में ताप जोखिम का आकलन उच्च तापमान के संपर्क, जनसंख्या की संवेदनशीलता और शहरों की प्रतिक्रिया क्षमता के आधार पर किया गया है। ताप जोखिम का मूल्यांकन सामान्यतः 3 प्रमुख घटकों के आधार पर किया जाता है: अत्यधिक तापमान के संपर्क की मात्रा, प्रभावित आबादी की संवेदनशीलता और किसी शहर की उस स्थिति से निपटने की क्षमता। तो इन 3 प्रमुख घटकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है ताप जोखिम का। और अध्ययन के अनुसार हैदराबाद जो है वो दुनिया के 30 सबसे अधिक ताप संवेदनशील शहरों में शामिल है। इसका समग्र हीट रिस्क स्कोर कितना है? तो 0.68। वहीं बेंगलुरु का हीट रिस्क स्कोर कितना है? 0.69, चेन्नई का 0.64 और मुंबई का 0.63। मुंबई को वैश्विक स्तर पर 46वां स्थान मिला है और रिपोर्ट में कुल 14 भारतीय शहरों को दुनिया के शीर्ष 50 उच्च ताप जोखिम वाले शहरी क्षेत्रों में शामिल किया गया है। तो ये खतरे की घंटी है। अभी हर जगह गर्मी का मौसम शुरू हो गया, हमारे यहाँ बिहार में तो बहुत ज़्यादा, तो अभी गर्मी पड़ भी रही है। और भारत में हीट रिस्क के मेनली कारण क्या होता है आपको पता है? तो बढ़ता शहरीकरण, कंक्रीट संरचनाओं का विस्तार और हरित क्षेत्रों में कमी तथा जलवायु परिवर्तन। अगर इससे रिलेटेड जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड या हीट रिस्क से रिलेटेड टॉपिक आए तो आप इसको डिटेल में कर सकते हैं। कारण ये जो सारे टॉपिक्स है कारण के, बढ़ता शहरीकरण, कंक्रीट संरचनाओं का विस्तार, हरित क्षेत्रों में कमी और जलवायु परिवर्तन, तो इन सभी को आप डिटेल में टॉपिक वाइज लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आईसीसी रैंकिंग से संबंधित है। तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी वार्षिक अपडेट के बाद भारत ने आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और भारतीय टीम 118 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं न्यूजीलैंड 113 अंकों के साथ दूसरे और ऑस्ट्रेलिया 109 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। ये जो आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग होती है ये एक अंक आधारित प्रणाली होती है
जिसके माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टीमों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें भारत ने अपनी टॉप रैंकिंग बनाए रखी है। नेक्स्ट टॉपिक राजदूत और उच्चायुक्त से संबंधित है। तो तुर्की में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? तो रुद्र गौरव श्रेष्ठ। वहीं बांग्लादेश में भी भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो दिनेश त्रिवेदी। बांग्लादेश में कौन नियुक्त हुए हैं? दिनेश त्रिवेदी। ये जो राजदूत या उच्चायुक्त होते हैं, ये दोनों देशों के राजनयिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इन सभी मामलों की देखरेख करते हैं और अपने देश के हितों की उस देश में अपने देशों के हितों की उस देश में प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, ये आपने ध्यान दिया है कि तुर्की में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं और बांग्लादेश में उच्चायुक्त। तो राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर होता है, ये जानकारी भी रखनी चाहिए आपको। तो उच्चायुक्त राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ देश जो हैं, उनके राजनयिक मिशनों के प्रमुख को राजदूत कहा जाता है और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अलावा जो देश होते हैं, उसमें जो भारत के राजनयिक मिशनों के प्रमुख होते हैं, उनको राजदूत कहा जाता है। तो यही अंतर होता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अलावा कंट्री है, उसमें राजदूत नियुक्त होते हैं। भारत भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है, तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान की सुप्रसिद्ध मांड लोक गायिका गौरी देवी का 11 जून 2026 को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। गौरी देवी राजस्थान की पारंपरिक मांड गायन शैली की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक थी और उन्होंने लगभग 8 दशकों तक इस लोक संगीत परंपरा को जीवंत बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब मांड क्या है? तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन और लोकप्रिय संगीत परंपराओं में से एक है और ये परंपरा विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में पीढ़ियों से प्रचलित रही है। तो ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन भी है। अगर पूछा जाए कि मांड किस राज्य से संबंधित लोक संगीत है, तो राजस्थान। नेक्स्ट टॉपिक भी निधन से संबंधित है। तो भारत के महान पिस्टल निशानेबाज और प्रतिष्ठित कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो भारत के लिए बहुत ही दुखद खबर है। जसपाल राणा भारत के सबसे सफल पिस्टल निशानेबाजों में से एक थे और उनके शानदार करियर में 4 एशियाई खेल स्वर्ण पदक और 15 राष्ट्रमंडल खेल पदक शामिल हैं। उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और वर्ष 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इनका निधन हो गया है। 49 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक की वजह से इनका निधन हो गया है। दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक एक त्रिपक्षीय समझौता से संबंधित है। तो भारत सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार, इन तीनों ने हाल में ही असम नागालैंड सीमा क्षेत्र में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की संयुक्त खोज एवं उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये जो समझौता है, ये सीमा विवादों से प्रभावित 6 चिन्हित तेल एवं गैस क्षेत्रों और 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के सीमा क्षेत्र को कवर करता है। और इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो लंबे समय से अप्रयुक्त पड़े हाइड्रोकार्बन संसाधनों का दोहन कर क्षेत्रीय विकास और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। ये समझौता ऐसे क्षेत्रों में तेल और गैस गतिविधियों के लिए एक औपचारिक ढांचा प्रदान करता है जो 1990 के दशक के बाद से सीमा और अधिकार क्षेत्र संबंधी विवादों के कारण विकास से वंचित रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां अभी तक विकास नहीं पहुंच पाया है 1990 के दशक के बाद से ही, तो उन क्षेत्रों में इसके जरिए विकास पहुंचाने के उद्देश्य से ये समझौता किया गया है। और समझौते के तहत उत्पादन से जो राजस्व प्राप्त होगा वो असम और नागालैंड के बीच 50-50 के अनुपात में साझा किया जाएगा। इससे कई सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी उत्पन्न होंगे, तो वहाँ के युवाओं के लिए भी ये एक अच्छा अवसर है। तो ये भारत सरकार, असम सरकार
मतलब केंद्र सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो ये हमारे आज के टॉपिक से। मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।